Hello guys, let's start the new story My Hateful Love. दिल्ली, मेहता हाउस। मेहता हाउस आज लाइटिंग और फूलों से सजा हुआ था। घर में फूलों की बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। आज बहुत दिनों के बाद मेहता फैमिली में है शादी होने जा रही थी। शादी होने वाली थी वह इस घर की छोटी बेटी थी, मालवी मेहता। उसी घर के एक कमरे में एक लड़की अभी भी घोड़े बेच कर सो रही थी तभी एक औरत कमरे के अंदर आती है और कहती है, हे भगवान मैं क्या करूं मैं इस लड़की का। आज इसकी हल्दी है। अब तो घोड़े बेच कर सो रही है। पता नहीं ससुराल में क्या होगा इस लड़की का। कोट। तभी उस औरत की नजर पास वाले टेबल पर जाती है, जहां पर पानी का जग भला हुआ था। वो वहां से भरा हुआ पानी का जग उठा के बेड पर आराम से सो रही लड़की मुंह में डालती है। वो लड़की बड़बड़ाते हुए उठ जाती है और सामने खड़ी औरत को देखकर चिल्लाती है, मम्मी, ये कौन सा तरीका है नींद से जगाने का। वो औरत गुस्से से, मालवी, तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं है। आज तुम्हारी की हल्दी और संगीत है और तुम हो कि घोड़े बेचकर सो रही हो। वो लड़की बेड से उठ सीधा उस औरत के अपने गले में हाथ डालकर, सॉरी मम्मी, मुझे कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वैसे हम कुछ घंटे के बाद अपने ससुराल चले जाएंगे फिर आप किसको डांट होगी। ये सुनते ही उस औरत की आंखें नम हो गई। वो औरत बोली, बेटा तुमको अब समझना होगा। तुम्हारी शादी हो रही है तुम एक नए घर में जाओगी। वहां पर भी ऐसे ही सोए रहोगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। वो लड़की वह मुंह बनाते हुए, आप टेंशन मत लो मैं ना अपने साथ बहुत सारे अलार्म लेकर जाऊंगी ताकि मेरे साथ साथ मेरे आसपास वालों की भी नींद खुल जाए। हंसने लगती है। तभी वह लड़की पूछती है, मम्मी दी कहाँ है। मैंने उसको हल्दी की थाल लेकिन मंदिर भेजा है। वह औरत अपनी बात पूरे करके वहां मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। यानी कि मालवी और रावी की मां स्वाति मेहता उम्र 45 होने के बावजूद उनके चेहरे का नूर अभी भी बरकरार है। मालवी मेहता उम्र 24 साल, गोरा रंग, काली गहरी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, सीधी नाक, कली हेयर जो कमर तक आ रहे थे, परफेक्ट बॉडी फिगर। वैसे मालवी अपनी मां की तरह है, मासूमियत भरी हुई, थोड़ी चुलबुली, थोड़ी नटखट टाइप की। स्वाति जी कमरे से बाहर निकलकर हॉल में पहुंचती है तभी उनके कानों पर अपने मेहमानों की आवाजें गूंजने लगती है। वही पीछे औरतों का झुंड कुछ घुस भूस कर रही थी। ये वही है ना। यह मेहता परिवार कितना अजीब है ना। अपनी बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी की शादी करवा रहे हैं। हाँ, हाँ अजीब है। मुझे लगता है कि उनकी बड़ी बेटी में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए छोटी बेटी की शादी करा रहे हैं। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर इनकी बड़ी बेटी दिखने में तो सुंदर है। तो भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अरे बहन तुम्हें तो पता ही है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और वैसे भी उनकी बड़ी बेटी, उनकी खुद की बेटी थोड़ी ना है। वह तो एक अनाथ है। उसको कहीं से उठाकर लेकर आए हैं। कोट। सारी बातें स्वाति जी पीछे से सुन रही थी पर जब उन्होंने रावी को अनाथ कहते हुए सुना तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन औरतों के सामने जाकर खड़ी हुई। ऐसे अचानक आने से वह औरतें चौंक गई। स्वाति जी ने ठंडी भरे लहजे में जवाब दिया, खबरदार अगर मेरी बड़ी बेटी को अनाथ कहा तो और थोड़ा खुद को नॉर्मल करके, खबरदार अगर मेरी रावी को अनाथ कहा तो। मालवी और रावी में सिर्फ 6 महीने का ही फर्क है। हमारी रावी की शादी पहले से ही फिक्स है। उसका होने वाला पति फिलहाल अमेरिकी में पढ़ रहा है इसलिए रावी ने शादी करने से मना कर दिया। जब उसका पति अमेरिका से वापस आएगा तो उसकी भी शादी हो जाएगी और रही बात मालवी की तो उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था और उसके पापा उस रिश्ते के लिए मना नहीं कर सके क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए हमने मालवी की शादी रावी की शादी से पहले करना ठीक समझा। दोनों औरतें माफी मांगते हुए कहती है, देखिए स्वाति जी हम जो भी कह रहे हैं वह तो कोई भी कह देगा। बड़ी बेटी के होते हुए भी छोटी बेटी की हाथ पीले हो रहे हैं, अजीब है। तभी स्वाति जी बीच में बोल पड़ी, इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारी रावी में कोई प्रॉब्लम है या कोई खोट है। मालवी के बाद उसकी भी शादी जल्दी हो जाएगी। अब ज्यादा बातें मत कीजिए और काम पर ध्यान दीजिए।
ये सारी बातें दादी जी और उनकी बेटी सरला सुने जा रहे थे। सरला की नज़र हमेशा अपने भाई के जायदाद पर थी। रावी बड़ी बेटी होने के नाते उसको भी प्रॉपर्टी का हिस्सा माना गया था, पर यही बात सरला और दादी जी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए वह रावी से सख्त नफरत करते थे। तभी दादी जी टोकते हुए, स्वाति मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुझे क्यों बुरा लगता है उस अनाथ लड़की के लिए? पता नहीं कहाँ से उठाकर लाया मोहन उसको। मुझे तो वह लड़की एक फूटी आंखें भी नहीं भाती। मनुष्य कहीं की, पता नहीं किसका गंदा खून है उसमें। तभी उनकी बेटी सरला हामी भरते हुए बोली, सही कह रही है माँ, मुझे भी वह लड़की अच्छी नहीं लगती। स्वाति जी को उनके कहे हुए शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, पर फिर भी माहौल को देखते हुए उन्होंने खुद को शांत रखना ही ठीक समझा। सरला मुंह टेढ़ा करके, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं भाभी, आपने जिसको अपने घर का बड़ी बेटी का ओहदा दिया है, कहीं वह आपका मुंह काला ना कर दे। एक बात हमेशा याद रखना, अपना खून अपना ही होता है, और पराया हमेशा पराया ही होता है। स्वाति जी को अब रहा नहीं गया। उनकी सब्र का बांध टूट गया। स्वाति जी, सरला दीदी ये कैसी बात कर रहे हैं? हमने अपनी दोनों बेटी को बराबर के संस्कार दिए हैं। वह कभी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके माँ बाप कर कीचड़ उड़ जाए। तभी दादी, रहने दे सरला बिटिया, इसके दिमाग में कभी कुछ नहीं आएगा, हम तो बोल बोल कर थक गए हैं। पता ने इसने क्या जादू किया है हमारा मोहन पर, वो भी हमारी बात नहीं मानता और इसके पीछे वह भी अपनी बड़ी बेटी गुणगान गाता रहता है। तभी वहां पर मोहन कुछ काम करते हुए आ पहुंचे। दादी, आ गया बेटा तू, हम कब से तेरी राह देख रहे थे। स्वाति जी के चेहरे की ओर देखकर मोहन जी को पता चल गया था कि क्या बात हो सकती थी। वो समझ गए थे कि फिर से रावी को माँ ने अनाथ कहा होगा। मोहन जी, माँ आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे लिए मेरी दो ही बेटी एक समान है। उस बेचारी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमेशा उसे माँ को अपनी कड़वी बातों से जलील करते हो। दादी, अरे बेटा मैं तो बस। दादी इतना ही कह पाई थी कि मोहन जी हाथ दिखाते हुए, मुझे और कोई बात ही नहीं करनी, वैसे भी घर में मेहमान है और मैं नहीं चाहता हमारी बातें कोई सुन ले, इसलिए अच्छा हो आप सभी अच्छे से पेश आए। अपनी बात कहकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सरला और दादी जी स्वाति को घूरकर देखते हैं। दादी, हो गई तेरी मन की तसल्ली, अच्छा लग रहा होगा तुझे। मुझे अपने बेटे से मुंह से कितनी अच्छी डांट खिलकर। स्वाति, माँ आप ऐसा क्यों कह रही है? हमें नहीं पता था वह हमारी सारी बातें सुन लेंगे। दादी जी, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बहुत अच्छे जानती हूँ। अब खड़ी खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है, निकल यहाँ से। स्वाति बिना कुछ कहे वहां से अपना काम करने के लिए निकल जाती है। उसे पता था अगर उसने मुंह खोला तो ज्यादा बात बिगड़ सकती थी, इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। दूसरी ओर मंदिर में एक सुंदर सी लड़की लाल सूट पहने हुए हाथ में हल्दी का थाल लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी उम्र होगी लगभग 24 साल, आंखें हिरनी जैसी, गुलाबी पत्ती जैसे होठ, काले घने सिल्की बाल जो कमर तक आ रहे थे। वो बिना मेकअप किए भी लाजवाब थी, मानो स्वर्ग से अप्सरा धरती पर उतर आई हो। ये है रावी मेहता, नटखट और मासूमियत से भरी हुई। पंडित जी रावी को कहते हैं, बेटा आपकी आज मुस्कुराहट कुछ और ही बता रही है, क्या बात है? रावी हल्दी का थाल सामने देते हुए जवाब देती है, आज हमारी बहन की हल्दी है और इसलिए अपनी बहन के लिए भगवान जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। पंडित जी रावी से हल्दी का थाल लेके भगवान के चरणों में रख देते हैं। रावी उनके पैर छूते हुए शुक्रिया अदा करती है और वहां से निकलने ही वाली थी कि पंडित जी उसको रोक लेते हैं। पंडित जी रावी की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में जो भी कुछ होगा भगवान की मर्जी से ही होगा। पर तुम अपने भगवान पर और खुद पर हमेशा भरोसा रखना, वो तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेंगे। पंडित जी के ऐसे शब्द सुनकर रावी के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वह अपने बैग से मोबाइल निकाल कर देखती है तो उसकी स्माइल फिर से दोगुनी हो जाती है। रावी फोन कान पर लगाते हुए कहती है,
ओहो तरुण, कब से कॉल कर रही हूँ और तुम मेरा एक फोन नहीं उठा रहे। कहाँ बिजी हो तुम? अब बोलो भी, चुप क्यों हो? कोट। तरुण ने कहा, ओ मेरी तूफान मेल, कब से तुम बक बक किए जा रही हो, मुझे बोलने का मौका तो दो। फोन किया नहीं कि बोलना शुरू कर देती हो। रावी अपनी आंखें छोटी करके कहती है, मैं बक बक और तूफान मेल। अमेरिकी से वापस आओ तब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। तरुण ने कहा, क्या हो मतलब? तुम मेरी होने वाली बीवी हो। ये सुनती है रावी के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तरुण, अब शर्म आना बंद करो। रावी, तुम्हें कैसे पता चला कि हम शर्म आ रहे हैं या नहीं? और भला मैं क्यों शर्माऊं तुमसे? तरुण, अब बस भी करो। कितना झूठ बोलगी? मेरी जान, मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम कब क्या करती हो मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो मुझे से चालाकी करने कोशिश मत करना। तरुण ने कहा, क्या हो मतलब? तुम मेरी होने वाली बीवी हो। ये सुनते ही रावी के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। तरुण ने बोला, अब शर्माना बंद करो। कोट। रावी आगे कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं शर्मा रही हूं या नहीं? और भला मैं क्यों शर्माने लगी तुमसे? तरुण ने कहा, अब बस भी करो। कितना झूठ बोलगी मेरी जान, मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम कब क्या करती हो मुझे अच्छे से पता है। फोन पर ऐसे ही बात करते हुए रावी चलते जा रही थी। उसका ध्यान नहीं गया और वो किसी से टकरा गई और हल्दी का थाल नीचे 1153 LT.L 50% गिर गया। रावी चिल्लाई, ओ शिट यार, ये क्या हो गया? तरुण रावी के चिल्लाने से डर गया। क्या हुआ रावी? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? रावी कपड़े साफ करते करते बोली, अरे मैं ठीक हूं पर मेरे हाथ से थाल छूट गया और हल्दी मेरे कपड़े और मुंह पर लग गई। ये सुनकर तरुण हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज सुन रावी को बहुत चिढ़ मच जाती है। वो चिढ़कर बोलती है, हंसना बंद करो। मेरा चेहरा खराब हो गया है और तुम हंस रहे हो। तरुण रावी को परेशान करने के लिए थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है, तुम्हें पता है रावी, अगर दुल्हन की हल्दी गिर जाए तो वो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। रावी ने घबराते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? सच में ऐसा कुछ होता है? तरुण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ओ माय स्वीट रावी, तुम्हें तो कोई भी बुद्धू बना सकता है। मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतनी सीरियल हो गई कि थोड़ी देर में कुछ और बोल देता तो पक्का तुम रो ही लेती। ये सुनने के बाद रावी गुस्से उसका फोन काट देती है। रावी सोच में पड़ जाती है, ओहो रावी, कुछ सोच नहीं तो मम्मी की अच्छी खासी डांट पड़ जाएंगी। ये बोलते हुए वह अपने नाखून को चबा रही थी। गिर गया। रावी चिल्लाई, ओ शिट यार, ये क्या हो गया? तरुण रावी के चिल्लाने से डर गया। क्या हुआ रावी? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? रावी कपड़े साफ करते करते बोली, अरे मैं ठीक हूं पर मेरे हाथ से थाल छूट गया और हल्दी मेरे कपड़े और मुंह पर लग गई। ये सुनकर तरुण हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज सुन रावी को बहुत चिढ़ मच जाती है। वो चिढ़कर बोलती है, हंसना बंद करो। मेरा चेहरा खराब हो गया है और तुम हंस रहे हो। तरुण रावी को परेशान करने के लिए थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है, तुम्हें पता है रावी, अगर दुल्हन की हल्दी गिर जाए तो वो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। रावी ने घबराते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? सच में ऐसा कुछ होता है? तरुण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ओ माय स्वीट रावी, तुम्हें तो कोई भी बुद्धू बना सकता है। मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतनी सीरियल हो गई कि थोड़ी देर में कुछ और बोल देता तो पक्का तुम रो ही लेती। ये सुनने के बाद रावी गुस्से उसका फोन काट देती है। रावी सोच में पड़ जाती है, ओहो रावी, कुछ सोच नहीं तो मम्मी की अच्छी खासी डांट पड़ जाएंगी। ये बोलते हुए वह अपने नाखून को चबा रही थी। मुंबई में ग्लोबल ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल में एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 23 साल की होगा, जो दिखने हैंडसम सा नजर आता रहा था, वीआईपी बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए बेजान सा पड़ा हुआ था। उसकी हाथों लस घिरे चली रही थीं। ईसीजी मशीन क्रिनको पर उसकी हार्ट बीट स्लो चल थी। इस वक्त उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। वह बेसुध हालत गंभीर अवस्था में पड़ा था। उसके आजू बाजू खड़े डॉक्टर उसको चेक कर रहे थे।
उसके पूरी बॉडी को एग्जामिन करते हुए बाहर आते हैं। तभी सामने से दो लड़के खड़े थे। वह आगे आकर भागते हुए उनमें से एक आकर डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर दानिश की तबीयत कैसी है? क्या वह ठीक है? डॉक्टर, देखिए उन्होंने पॉइजन लिया है, अभी भी उनकी बॉडी में कुछ पॉइजन है। कुछ कहा नहीं जा सकता। प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ पेशेंट की हालत बारे में। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं। एक बार फिर से उस जगह सन्नाटा वहां पर छा जाता है। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए तविक नमित के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, भाई क्या हमें बड़े भाई को बता देना चाहिए? नमित, तविक तू उसको जानता है ना, अगर उसको ये बात पता चली तो उसके अंदर का सोया हुआ राक्षस बाहर आ जाएगा और दानिश के साथ साथ हम सबको बिना का कांटे छाट किए निगल लेगा। क्योंकि हमारे होते हुए भी ये सब हुआ है।